हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2.5 तक सॉल्व किया है। आज 2.6 से स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। पहली तो एक चीज़ आपको ये याद होनी चाहिए कि प्रिसाइज कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो जितना मिनिमम जो है वो लेंथ तक वो उसको जो है वो मेजर कर पाएगा, जो डिवाइस दैट विल बी मोर प्रिसाइज, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें उसका लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट डिवाइस दी है दैट इज वर्नियर कैलिपर्स विथ 20 डिविजन्स ऑन द स्लाइडिंग स्केल। अभी मैं थोड़ी देर में आपको ये डिवाइसेस के बारे में अभी बताने वाली हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है अ स्क्रू गेज ऑफ pitch 1 millimeter and 100 divisions on the circular scale. And third one is an optical instrument that can be measured length to within a wavelength of light. इतनी तीन के बारे में हमें बातें बताई है और उनकी कंपैरिजन हमें करनी है और लीस्ट काउंट की हेल्प से हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो मोर प्रिसाइज है। और ये फाइंड करने के लिए हमें कौन सी चीज़ पता होनी चाहिए, तो उसका लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कैसे पता लगाना है ये चीज़ पहले हम सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर पहली एक चीज़ मैं अभी आपको बता दूँ, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं मेरे पास अभी है जो भी, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये फर्स्ट वन जो है दैट इज़ वर्नियर कैलिपर्स, और ये जो वर्नियर कैलिपर्स है उसमें जो होते हैं, देखिए ये इसका मेन स्केल है। आप देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में वैल्यू दी हुई है, अभी आपको नहीं शायद दिख रहा होगा, लेकिन अभी सिर्फ कैसा है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर जो है वो उसका वर्नियर स्केल होता है और उसकी हेल्प से हम ये जो है, यहाँ पर भी हमारा सपोज मेरे पास कोई सिलेंडर है, ठीक है, हॉलो है और वो सिलेंडर है और उसकी मुझे अंदर की जो कितनी उसकी विड्थ है वो फाइंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ, तो उसको आप लगा सकते हैं। और बाहर की भी रेडियस फाइंड करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसके मेन स्केल और वर्नियर स्केल के रीडिंग पता होने चाहिए। फिर दिस इज़ अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, और इसमें जो होते हैं दो स्केल्स होते हैं। देखिए एक जो है ये एक स्केल यहाँ पर होता है और दूसरा जो है ये सर्कुलर होता है। इसको आप ऐसे राउंड में घुमा के इसको टाइट या लूज़ कर सकते हो और यहाँ पर अपनी ऑब्जेक्ट को लगा सकते हो और उसकी हेल्प से आपको जो रीडिंग चाहिए उसको आप ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल में पढ़ने वाले हो। और दिस इज़ फेरोमीटर। सपोज़ मेरे पास कोई स्लैब है और उसकी जो वेट है वो कितनी है वो मुझे फाइंड करनी है, तो उसको नीचे ऐसे रखेंगे हम और उसकी हेल्प से यहाँ से हम हमारा जो आंसर है वो फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्केल दिया हुआ है और दूसरा स्केल है, दिस इज़ अ सर्कुलर स्केल। ठीक है, और ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेंथ जो होती है वो हम फाइंड करते हैं। देखिए तो फर्स्ट यहाँ पर हम बताने वाले हैं दैट इज़ लीस्ट काउंट। तो यहाँ पर अगर हम लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो अभी मैं आपको बता दूँ। सपोज मैंने अभी आपको बताया वर्नियर कैलिपर्स, देखिए यहाँ पर जो है वर्नियर कैलिपर्स, यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो मेन स्केल है उसके दो डिवीजन के बीच का कितना डिस्टेंस है वो मुझे फाइंड करना है। तो मतलब ये होगा डिस्टेंस बिटवीन टू डिविजन्स ऑन मेन स्केल, और इसका मुझे रेशियो निकालना है किसके साथ, तो यहाँ पर टोटल जो हमारा ऊपर जो होता है दैट इज़ वर्नियर स्केल उसको बोलते हैं, और उसमें टोटल जो होते हैं टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लेना है नंबर ऑफ डिविजन्स। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1 मिलीमीटर दिया है और टोटल जो डिविजन्स है वो मुझे 20 दिए। तो इसका आप डिवाइड करो, इसको आपको आंसर मिलेगा 0.05 मिलीमीटर, और उसको अगर मुझे सेंटीमीटर में लिखना है दैट विल बी 0.005 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड जो है हमारा, फिर से हम क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन सेकेंड जो है कौन सा है, उसमें इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी उसको बोलते हैं।
तो इसमें भी सेम ही फॉर्मूला लगेगी, डिस्टेंस बिटवीन टू डिविजन्स ऑन मेन स्केल और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। तो देखिए यहाँ पर मुझे वो जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पिच, तो वो दिया हुआ है 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिविजन जो सर्कुलर स्केल था उसमें दिए है टोटल 100। तो 1 डिवाइडेड बाय 100 दैट विल बी 0.01 मिलीमीटर, और उसको अगर मुझे सेंटीमीटर में लिखना है दैट विल बी 0.001 सेंटीमीटर। एंड लास्ट वन क्या दिया हुआ है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसकी जो लीस्ट काउंट है वो हमें क्या बताई है, मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। आपको याद होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है वो अगर हम बात करते हैं इन सेंटीमीटर दैट विल बी 10⁻⁵ सेंटीमीटर इतनी होती है। तो उसको अगर हम लिखें तो 0.00001 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब ये तीनों जो हमें मिले हैं आंसर, उसकी हम कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हो लीस्ट काउंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज लेस देन लीस्ट काउंट ऑफ जो है उससे ज़्यादा वर्नियर की है, और सबसे जो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की है, और उससे भी ज़्यादा किसकी है, वर्नियर कैलिपर्स थी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हमारा आंसर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की, और उससे ज़्यादा किसकी है लीस्ट काउंट, तो वर्नियर स्केल की। अब देखिए यहाँ वर्नियर कैलिपर्स की, तो यहाँ पर अगर इसकी हेल्प से हम बात करें तो सबसे जो कम है लीस्ट काउंट दैट इज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की है। तो इसकी हेल्प से आप बोल सकते हो कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विल बी मोर प्रिसाइज टू मेजर लेंथ। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, और ये आंसर में हमने यही चीज़ की, लीस्ट काउंट की हेल्प से हमने ये चीज़ फाइंड की है। तो यहाँ पर आपको जो इंस्ट्रूमेंट अगर कोई भी सिलेक्ट करना है तो उसके लिए वो उसका रीडिंग मोर मतलब प्रिसाइज होना चाहिए, और उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसकी लीस्ट काउंट। तो ये हम आंसर ऐसे लिख पाते। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2.7। तो उसमें क्या बताया हमें क्वेश्चन में, A student measure the thickness of a human hair by looking at it through a microscope of magnification 100. He makes 20 observations and finds that the average width of hair in the field of view of microscope is 3.5 millimeter. What is the estimate on the thickness of hair? देखिए एक चीज़ ये हो गई कि ये जो हमारा स्टूडेंट है उसके पास जो माइक्रोस्कोप है उसका मैग्नीफिकेशन जो है वो 100 है, मतलब किसी भी चीज़ को वो 100 टाइम बड़ा करके दिखा रहा है। तो उसको इतना 100 टाइम बड़ा होने के बाद जो दिख रही है विड्थ दैट इज़ 3.5 मिलीमीटर। मतलब ये जो है उसमें इमेजिनरी आप बोल सकते हो, उसकी जो इमेज जो बनी है ये 3.5 मिलीमीटर की है। तो उसकी रियल विड्थ क्या होगी ये हमें पूछा गया है। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन की जो फॉर्मूला है आपने शायद 10th में भी पढ़ी होगी। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू उसकी जो फॉर्मूला है वो क्या होती है, आप कैसे लिखते हो कि विड्थ ऑफ इमेज या फिर अपॉन रियल विड्थ। ओके तो यहाँ पर जो है मुझे रियल विड्थ चाहिए, तो आप लिख सकते हो कि रियल विड्थ कितनी होगी। तो यहाँ पर है विड्थ ऑफ इमेज दैट इज़ 3.5 मिलीमीटर और मैग्नीफिकेशन जो है वो 100 है। इसको दोनों को आपने यहाँ पर कर दिया, दैट विल बी 3.5 × 10⁻² मिलीमीटर। ठीक है, ये हो गई उसकी रियल विड्थ। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दैट इज़ 2.8। आंसर द फॉलोइंग। First, you are given a thread and a meter scale. How will you estimate the diameter of the thread? देखिए फर्स्ट आंसर पहले मैं आपको बता दूं, आपको ऐसा बोला गया है कि आपको एक क्या दे दिया है, एक मीटर स्केल दिया हुआ है और थ्रेड दिया हुआ है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है कि उसकी जो है विड्थ कितनी है। देखिए एक चीज़ सोचिए, आप सपोज एक पेंसिल ले लीजिए, आप क्या करोगे, थ्रेड को इसके आसपास ऐसे जो है वो लिपेट दोगे, और क्या करना है, उनके बीच में गैप बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इतना नज़दीक मतलब टाइटली उसको पैक करना है। ठीक है, तो पूरी जो आपके पास थ्रेड है उसको इस पर आप लिपेट दो। एक चीज़ ये हो गई।
अब आपके पास मीटर स्केल होगा, उसकी हेल्प से आप उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हो कि कितनी, आप उसको यहाँ पर लगाने के बाद टोटल उसकी कितनी लेंथ बनी है थ्रेड की, वो आप फाइंड आउट इजीली कर पाओगे। तो अगर आप ऐसे सोचो कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की बात करो तो सपोज n है, तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर टोटल l लेंथ मुझे मिल रही है, उसमें नंबर ऑफ जो टर्न्स है वो n है, तो आप उसको ऐसे ही जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अगर आपके n टर्न्स हैं तो l लेंथ बन रही है, तो अगर एक टर्न है तो कितनी उसकी लेंथ होगी, दैट विल बी l/n, है ना, इतनी होगी। तो आपको जो एक टर्न है उसकी क्या मिल सकती है, ऐसे उसकी थिकनेस मिल सकती है। तो यहाँ पर उसकी हेल्प से आप बता पाओगे कि उसका डायमीटर क्या है, इस चीज़ की आपको हेल्प लेनी है। नेक्स्ट, a screw gauge has a pitch of 1 millimeter and 200 division on the circular scale। अभी हमने लिस्ट काउंट में जो बताया था वही चीज़ यहाँ पर है। Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of divisions on the circular scale? अब सोचिए, अभी मैंने आपको दिखाया था जो इंस्ट्रूमेंट वैसे भी बहुत ही छोटा था, है ना, उसमें जो सर्कुलर स्केल है उसमें ऑलरेडी 200 डिविजन्स आपको बताए हैं। अब आपको क्या करना है, आपका जो यहाँ पर लीस्ट काउंट की जो फॉर्मूला थी, वो लीस्ट काउंट की फॉर्मूला क्या थी, ऊपर क्या था, पीक था, और नीचे क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, जो सर्कुलर पाथ पर होते हैं वो नंबर ऑफ, हम बोल सकते हैं, डिविजन्स। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ डिविजन्स को बढ़ा देते हैं तो लीस्ट काउंट कम हो जाएगी, ये नंबर कम हो जाएगा, और हमें पता है कि जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज हो जाएगा। तो एक चीज़ ये कर सकते हैं आप कि नंबर ऑफ डिवीज़न आप बढ़ा दोगे, मतलब 200 है और उससे भी उसको ज़्यादा अगर आप करोगे तो लीस्ट काउंट कम हो जाएगी और वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज हो जाएगा, है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम आप सोच सकते हैं यहाँ पर कि क्या हो सकता है, अगर आप इतनी छोटी चीज़ पर 200 से ज़्यादा डिवीज़न बना रहे हो, मतलब कि वो एक तो इतने डिवीज़न बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, और अगर आपने बना भी दिया फिर भी जब आप उसको रीडिंग लोगे, रीड करोगे, तब दो डिवीज़न के बीच का डिफरेंस जो है वो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि इवेंचुअली तो आप बोल ही सकते हो कि आपका जो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें कुछ एरर ही होगी। इसका मतलब ये चीज़ करना सही नहीं होगा कि नंबर ऑफ डिवीज़न अगर आप बढ़ा दोगे तो भले ही लीस्ट काउंट कम हो रहा है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रिसिशन बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हमें ऑब्जर्वेशन लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द मीन डायमीटर ऑफ अ थीन ब्रास रॉड इज टू बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर्स। वाई इज अ सेट ऑफ 100 मेजरमेंट्स ऑफ द डायमीटर expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements only। देखिए, आप किसी भी चीज़ का मेजरमेंट ले रहे हो तो जितने आप रीडिंग ज़्यादा लोगे, जितने मेजरमेंट ज़्यादा लोगे, आपका आंसर उतना ही एक्यूरेट होगा। क्यों हम ऐसा बोल सकते हैं, उसका रीज़न यही है कि जब भी आप कोई भी मेजरमेंट लेते हो तो उसमें एरर हो सकती है। एरर अगर रैंडम एरर है, मतलब कि रैंडम एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है एरर में। तो देखिए, जितने अगर ज़्यादा आप मेजरमेंट लोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर मिला के फाइनली जो एरर होगी वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और वह जो एरर है उसको आप मेन जो उसकी ट्रू वैल्यू है उससे डिवाइड करोगे तो आपका जो इसमें एरर का जो पोर्शन है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए जितने ज़्यादा आप ऐसे रीडिंग लोगे, मतलब मेजरमेंट लोगे, आपका आंसर उतना ही एक्यूरेट बन सकता है। इसीलिए आपको बोला गया है कि 5 मेजरमेंट है उसकी जगह पर आप 100 लोगे तो आप ज़्यादा सही से अपना आंसर बता पाओगे। नेक्स्ट वन इज़ 2.9। The photograph of a house occupies an area of 1.75 centimeter square on 35 millimeter slide. The slide is projected to a screen and the area of the house on the screen is 1.55 meter square. What is the linear magnification of the projector screen arrangement? देखिए, यहाँ पर पहली चीज़ आपको एरिया दिया है और आपको पूछा है क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो पहले तो एरियल मैग्निफिकेशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन अभी हमने जो है उसकी फॉर्मूला लिखी थी, है ना। क्या होता है कि जो इमेज है
वो डिवाइडेड बाय रियल, तो उसका कितना जो है वो मैग्नीफिकेशन हुआ है वो चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज वो रेशियो 10 टाइम मिला तो उसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीफिकेशन 10 टाइम है, वो 10 टाइम बढ़ा करके आपको किसी चीज़ को दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी हम सेम ही चीज़ करेंगे कि जो मैग्नीफिकेशन है तो उसी का अगर हम आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो क्या लिख सकते हो, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन देखिए, यहाँ पर फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन 35 मिलीमीटर स्लाइड, इतनी स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ये उसकी जो है वो इमेज दी है। एंड द स्क्रीन इज़ 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर, अगर स्क्रीन पर आप देख रहे हो तो वो आपको कितना दिखा रहा है, दैट इज़ 1.55 मीटर स्क्वायर दिखा रहा है। देखिए इसका मतलब ये हुआ एरिया ऑन स्क्रीन दैट इज़ 1.55, अगर मैं बात करूँ एरिया ऑन स्क्रीन दैट इज 1.55 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। एंड एरिया ऑफ रियल एरिया अगर हम बात करें तो रियल एरिया कितना था, वो था मिलीमीटर स्क्वायर में था ना, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर को मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4। तो ये दोनों चीज़ें मीटर स्क्वायर में है, तो आप इसका रेशियो निकाल लो और आपका आंसर फाइंड करोगे तो ये जो है आपको जो उसका मैग्नीफिकेशन है वो मिल पाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर मिल रहा है, that is 0.8857 into 10 to the power 4, 0.8857 into 10 to the power 4, इतना ये मुझे मिल रहा है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो आपको पता है ये जो है ये मैग्नीफिकेशन एरिया का है, एरिया का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो चीज़ क्या आपको मिल सकती है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरियल मैग्नीफिकेशन, मतलब कि इसका आप स्क्वायर रूट निकालो 0.8857 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4, इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे आपका आंसर शायद का कितना आएगा 0.941 इंटू 10 टू द पावर 2, तो इसको 94.1 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है ये हम आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट 2.10, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है 0.007, देखिए सारे जो क्वेश्चन है उसको बोलते हैं 0.007। देखिए आपको याद होगा कि यहाँ पर जो शुरुआत के जो ज़ीरोज़ हैं उनको आप कंसीडर नहीं करते, मतलब कि यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सिर्फ 1, और कौन से हैं, सिर्फ नंबर 7, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.64 इंटू 10 टू द पावर 24। देखिए 10 की कितनी भी पावर हो उसको आपको कंसिडर नहीं करना है, मतलब कि यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 3, दे आर 2, 6 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.2370। देखिए इसमें क्या करोगे आप, शुरुआत का ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, 2, 3 एंड 7 आर सिग्निफिकेंट, और ये ज़ीरो कैसा है, डेसिमल के बाद भी है और लास्ट भी है, तो टोटल हो गया 4, दे आर 2, 3, 7 एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज 6.320। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ होगी, ये तीनों सिग्निफिकेंट है, ये ज़ीरो डेसिमल के बाद है और लास्ट में भी है, तो टोटल सिग्निफिकेंट्स हो गए 4, दे आर 6, 3, 2 एंड 0। नेक्स्ट वन इज 6.032। देखिए 6.032 में क्या होगा, 6, 3 एंड 2 ये तो सिग्निफिकेंट है ही, ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमारा सेकंड रूल क्या था, दो सिग्निफिकेंट के बीच में अगर ज़ीरो आ रहा है तो दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा 4, मतलब 6, 0, 3 एंड 2 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट 0.0006032, 0.0006032। देखिए शुरुआत के ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है और ये चारों पहले की तरह ही सिग्निफिकेंट होंगे, तो 6, 0, 3 एंड 2 विल बी सिग्निफिकेंट फिगर्स।
तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन 10 हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आज इतने क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।